नमस्कार। राजकीय महिला महाविद्यालय सादुल शहर, मैं डॉक्टर अनीता शर्मा, सहआचार्य राजनीति विज्ञान, आप सभी का स्वागत करते हुए आज हमारा टॉपिक रहेगा सरकार और संसद के बीच संबंध। फ्रांस के पंचम गणतंत्र के संविधान में सरकार और संसद यानी मंत्रिपरिषद और संसद के बीच में क्या संबंध पाए जाते हैं। सबसे पहले तो हम बताना चाहेंगे कि चतुर्थ गणतंत्र के संविधान में जो व्यवस्था थी उसमें व्यवस्थापिका शक्तिशाली और कार्यपालिका कमजोर थी, लेकिन पंचम गणतंत्र के संविधान में व्यवस्थापिका को दुर्बल बनाते हुए कार्यपालिका की शक्तियों में बढ़ोतरी की गई, यानी राष्ट्रपति ने कुछ महत्वपूर्ण पहलू शक्तियाँ, निर्णायक शक्तियाँ अपने पास रखी। इसलिए यहाँ जो हम संबंध पढ़ने जा रहे हैं उसमें इन पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। चतुर्थ गणतंत्र के संविधान की सबसे प्रमुख विशेषता ये मानी गई एक शक्तिशाली व्यवस्थापिका और अपेक्षाकृत निर्बल कार्यपालिका थी, जिसका परिणाम ये हुआ अस्थिरता और अशांति, अराजकता का वातावरण। इसीलिए 1958 में पंचम गणतंत्र के संविधान की संरचना की गई, जिसमें पंचम गणतंत्र के संविधान में कार्यपालिका को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कुछ प्रावधान किए गए और राष्ट्रपति डी गोल ने ही मुख्यतः नवीन संविधान का निर्माण किया था और शक्तियों को पद्धत व्यवस्थापन के माध्यम से कार्यपालिका में सम्मिलित कर लिया गया। मंत्रिपरिषद पर संसद का नियंत्रण। पंचम गणतंत्र के संविधान में भी मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी है। इसका कारण है यहाँ संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था दोनों के गुणों को सम्मिश्रण किया गया है। इसी उत्तरदायित्व की व्यवस्था अनुच्छेद 49 और 50 में की गई है। संविधान की धारा 49 में कहा गया है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद द्वारा मनन के आधार पर या मनन के बाद, सोचने समझने के बाद सरकार के कार्यक्रम अथवा सामान्य नीति की घोषणा के बारे में राष्ट्रीय सभा के प्रति सरकार के उत्तरदायित्व की शपथ लेता है। राष्ट्रीय सभा सरकार के उत्तरदायित्व के प्रश्न पर निंदा का प्रस्ताव रख सकती है। ऐसा प्रस्ताव केवल तभी पेश किया जा सकता है जबकि उस पर कम से कम सभा के 1/10 सदस्य हस्ताक्षर कर दें। प्रस्ताव पर मतदान उसे पेश किए जाने के 48 घंटे के बाद ही हो सकता है और प्रस्ताव सभा के बहुमत सदस्यों द्वारा स्वीकृत होने पर ही पारित समझा जाता है। यदि ऐसा प्रस्ताव अस्वीकार हो जाए तो उस पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्य उसी अधिवेशन काल में केवल विशेष परिस्थिति को छोड़कर दूसरा प्रस्ताव नहीं ला सकते। फिर है अनुच्छेद 50 में भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब राष्ट्रीय सभा निंदा का प्रस्ताव पारित कर दे अथवा जब वह सरकार के कार्यक्रम या सामान्य नीति की घोषणा को अस्वीकार कर दे तो प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के सम्मुख अपनी सरकार का त्यागपत्र प्रस्तुत करना होगा। दोनों ही व्यवस्थाएं स्पष्ट है। मंत्रिपरिषद संसद के प्रति व्यवहार में राष्ट्रीय सभा के प्रति उत्तरदायी है। राष्ट्रीय सभा धारा 49 और 50 के अनुसार 2 प्रकार से मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देने के लिए बाध्य कर सकती है, लेकिन निंदा के प्रस्ताव द्वारा पदच्युत करने की विधि जटिल है और सरकार के कार्यक्रम अथवा उसकी सामान्य नीति को अस्वीकार करने की विधि सरल है।
इसके अतिरिक्त संसद कार्यपालिका पर अन्य 4 प्रकार से नियंत्रण या उसके देखरेख में अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए कह सकती है। संसद के अधिवेशन काल में अपने विधेयकों पर होने वाले वाद विवाद द्वारा संसद सदस्य सरकारी नीति व कार्यक्रम के बारे में अपना मत प्रकट कर सकते हैं तथा सरकार की आलोचना भी कर सकते हैं। जब विधेयक समिति में पहुंचता है तो समिति के सदस्य विधेयक से संबंधित जानकारी एवं स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए सरकारी अधिकारियों एवं मंत्रियों को बुला सकते हैं। संसद छानबीन समितियों भी नियुक्त कर सकती है। छानबीन समिति का तात्पर्य जांच समितियां को भी नियुक्त कर सकती है। संसद सदस्य लिखित अथवा मौखिक प्रश्नों द्वारा मंत्रियों से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से संसद द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। धीरे धीरे आपको हम बताना चाहेंगे कि कुछ विधियां या उपयुक्त ऊपर जो गिनाई गई विधियां हैं जिससे संसद कार्यपालिका के सदस्यों को काफ़ी सीमा तक प्रभावित कर सकती है, लेकिन इन व्यवस्थाओं के होते हुए भी यह बात नितांत स्पष्ट है कि मंत्रिपरिषद पर राष्ट्रीय सभा का नियंत्रण चतुर्थ गणतंत्र की तुलना में अपेक्षाकृत कम कर दिया गया। अब न तो मंत्रिपरिषद के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं और न ही मनोनीत प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय सभा के सामने जाकर विश्वास का मत प्राप्त करने की आवश्यकता है। यानी पंचम गणतंत्र के संविधान में चेंज कर दिया गया, इसलिए कार्यपालिका थोड़ी सर्वोच्चता की स्थिति में आ गई। पंचम गणतंत्र में द्वितीय सदन सीनेट की शक्तियों को बढ़ाया गया, जिसका एक ही मकसद था या उद्देश्य था, राष्ट्रीय सभा मंत्रिपरिषद का इच्छानुसार पतन न करा सके। यानी राष्ट्रीय सभा के जो चतुर्थ गणतंत्र में रोल था उसको कमज़ोर कर दिया गया पंचम गणतंत्र के संविधान में। संसदीय कार्यविधि में ऐसे परिवर्तन किए गए कि जब राष्ट्रीय सभा मंत्रिपरिषद को कम से कम ही परेशान कर सकती है, विधि निर्माण के क्षेत्र में मंत्रिपरिषद के पहल करने के अधिकार बढ़ा दिए गए। अब बजट पर अंतिम नियंत्रण परिषद का ही होता है। बजट मुख्य होता है आय व्यय का लेखा जोखा, जिससे सभी योजनाएं बनती हैं और क्रियान्वित होती हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। इन सब के अतिरिक्त यद्यपि राष्ट्रीय सभा निंदा प्रस्ताव पारित कर मंत्रिपरिषद को अपदस्थ कर सकती है, किंतु निंदा प्रस्ताव पारित करने की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि उसको व्यवहार में लागू करा पाना बहुत कठिन है। अब हम कर रहे हैं संसद पर सरकार का नियंत्रण। वर्तमान संविधान का उद्देश्य कार्यपालिका को अधिक शक्तिशाली और स्थायी बनाना रहा है। यानी ये पंचम गणतंत्र की बात आ गई। इस दृष्टि से परोक्ष उपबंधों के अतिरिक्त प्रत्यक्ष रूप से कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं जिसके आधार पर सरकार के द्वारा संसद पर नियंत्रण रखा जाता है। ये व्यवस्थाएं इस प्रकार है। सरकार को संसद की कार्यवाही पर पर्याप्त नियंत्रण प्रदान किया गया है। सरकार को संसद के असाधारण अधिवेशन बुलाने, उनके विषयों के बारे में विनिमय बनाने और सीमित अवधि के लिए अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। सरकार को बजट तथा वित्तीय क्षेत्र में पर्याप्त शक्तियां प्राप्त हैं। अब संसद द्वारा शासन के मार्ग में वित्तीय बाधाएं खड़ी नहीं की जा सकती, क्योंकि यदि संसद निश्चित अवधि के भीतर बजट पास नहीं करती तो सरकार उसके उपबंधों को आज्ञापतियों द्वारा लागू कर सकती है। यानी विशेष
आदेश देकर लागू करवा सकती है और उसमें सरकार अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। संसद पर नियंत्रण का दूसरा प्रभावशाली साधन राष्ट्रीय सभा का विघटन, जो राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री और संसद के दोनों सदनों के सभापतियों के परामर्श के आधार पर किया जा सकता है। प्रथम राष्ट्रपति डी गोल ने 9 अक्टूबर 1962 को राष्ट्रीय सभा को भंग कर दिया था। यानी संसद को विघटन करने का अधिकार, संसद में विशेष रूप से राष्ट्रीय सभा को विघटित करने का अधिकार। तीसरा है, लोक निर्णय भी संसद पर सरकार के नियंत्रण का एक प्रभावशाली साधन है, क्योंकि इसके आधार पर सरकार संसद की अवहेलना कर सकती है। लोक निर्णय 3 प्रकार के विषयों में कराया जा सकता है: सार्वजनिक अधिकारियों के संगठन, समुदाय के साथ समझौते की स्वीकृति, संस्थाओं के कार्य संचालन को प्रभावित करने वाली संधि की पुष्टि का अधिकार देना। लोक निर्णय कराने के लिए पहल प्रधानमंत्री करता है, उसके आग्रह पर लोक निर्णय का आदेश राष्ट्रपति जारी करता है। 1962 में राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु परोक्ष के स्थान पर प्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति को अपनाया गया था और उसमें संसद की नितांत अवहेलना की गई थी। यानी ये पंचम गणतंत्र के संविधान के प्रोसेस के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से लोक निर्णय यानी जन्म संग्रह का अधिकार भी कार्यपालिका के माध्यम से प्रयोग में लाया जा सकता है, जनता के समक्ष प्रस्ताव रखकर। विभिन्न देशों के संविधानों और शासन के अंतर्गत व्यवहार में वर्तमान समय की प्रवृत्ति व्यवस्थापिका के स्थान पर कार्यपालिका को शक्तिशाली बनाने की है और पंचम गणतंत्र के संविधान तथा व्यवहारिक शासन में भी यही देखने को मिल रहा है। वास्तव में राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद को संसद पर नियंत्रण के प्रभावशाली अधिकार प्रदान कर दिए गए। यानी जो अपन ने आज टॉपिक पर चर्चा की है या जो विवरण आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जिसमें सिद्धांत और व्यवहार 2 बातें देखने को मिली। सबसे मेन बात यही आती है कि चतुर्थ गणतंत्र के संविधान में जो कमियां थीं, जिसके कारण अस्थिरता का वातावरण था, अशांति का वातावरण था या अराजकता का वातावरण था, या हम कह सकते हैं व्यवस्थापिका के शक्तिशाली और कार्यपालिका के कमज़ोर होने के कारण राष्ट्र के समक्ष अनेक चुनौतियों का सामना करना मुश्किल हो रहा था। उन सबको ध्यान में रखते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति ने 1958 में पंचम गणतंत्र के संविधान की संरचना की, जिसमें संसद कार्यपालिका को किस तरह से नियंत्रण करती है और कार्यपालिका संसद को किस तरह से नियंत्रित करता है, दोनों पहलू आपके सामने रखे गए। जहां हम ये देख रहे हैं कि संसद निर्बल है और कार्यपालिका स्ट्रॉन्ग है, इसका एक और भी कारण है। संसद का अधिवेशन अल्पकालीन होता है, संसद का रूप बड़ा है, संसद में अनेक राजनीतिक दल विद्यमान रहते हैं और